हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था एकदम कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कंप्लीट गेट सिलेबस है, ठीक। प्लस ईएस में भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इवन जहाँ जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होता है, चाहे वो इसरो एग्जाम हो, आपका बार के एग्जाम हो, सब जगह आप आसानी से उसको डील कर पाएंगे क्वेश्चन को। आज स्टार्ट करते हैं कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस में क्या है, तो स्टार्टिंग करेंगे जो हम कैलकुलस में पहले मैं ये बताऊंगा कि सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा प्लान हम रखते हैं पहले। फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज, और फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज कैलकुलस से। तो कैलकुलस में देखिए क्या है, सबसे पहले बेसिक्स है। बेसिक्स मतलब क्या, किसी भी चैप्टर का बेसिक्स मतलब क्या, कि ये बेसिक्स इन सब में, बाकी के जो पार्ट है इन सब में यूज होने वाला है, बेसिक्स उसे कहते हैं, चाहे वो कोई से भी चैप्टर का बेसिक्स हो। यहां हम बात करने वाले हैं किस चीज की, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे, कुछ कर्व ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्स बनाना। ग्राफ कैसे बनाते हैं, मॉड्यूलस का ग्राफ मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन, उसके ग्राफ की बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ की बात करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं आप, या कर्व स्केचिंग आप समझ लीजिए, स्मॉल मतलब एक छोटे तौर पे कर्व स्केचिंग, ठीक। तो ये कर्व स्केचिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स में हम देखेंगे, ये आपका हो गया बेसिक्स। लिमिट्स में क्या होगा, लिमिट्स में इंडिटरमिनेट फॉर्म देखेंगे, 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और टोटल 7 टाइप्स ऑफ इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी में देखेंगे कौन सा कर्व कब डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो वो कैसे पता करते हैं कि होगा डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस होगा। फिर डिफरेंशिएबिलिटी मतलब वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी टेंजेंट उसका ड्रॉ किया जा सकता है या नहीं ड्रॉ किया जा सकता। ठीक है, सब डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद टॉपिक जो आएगा मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन वैल्यू थ्योरम ना 3 थ्योरम पढ़ेंगे हम। एक तो रोल्स थ्योरम आएगा, ठीक है, रोल्स थ्योरम होगा फर्स्ट। फिर उसके बाद पढ़ेंगे LMVT। आपको डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए एक बारी, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं इसको। इसके बाद आएगा आपका कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम या कॉचीज थ्योरम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। स्पेलिंग आप एक बारी चेक कर लेंगे, कॉचीज थ्योरम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रोल्स थ्योरम, LMVT और कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम में। और एक है डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इसका क्या बेसिक मीनिंग क्या है, इसका मतलब डीप में बात करेंगे इसकी हम, डेफिनेट इंटीग्रल। इसी के आगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होगा, कुछ ऐसे इंटीग्रल्स होंगे जिनमें जो लिमिट्स वेरिएशन होता है ना, तो लिमिट्स वेरिएशन में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे एक लिमिट मैंने कुछ ऐसी लिख दी, यहाँ से जैसे a to b मैंने लिमिट ऐसे लिख दी, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ जो फंक्शन लिखा रहता है वो इसके बीच में कुछ ऐसी वैल्यू होगी जहाँ डिफाइन नहीं होगा, या 3 टाइप के मैं इसमें बताऊंगा, तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाते हैं। फिर बात करेंगे टेलर सीरीज की, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज होता है, टेलर सीरीज की बात करेंगे, ठीक है, कैसे एक्सपेंशन लिखते हैं टेलर सीरीज से। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी तक देखिए क्या था, यहाँ तक जो हमने बात की टेलर सीरीज तक, ये पूरा एक अलग पोर्शन है कैलकुलस का। एक्चुअली कैलकुलस ना 2 चीज़ों में डिवाइड होगा, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सब कुछ मतलब एक ही में लिख दिया है, कैलकुलस के अंदर ही लिख दिया पूरा उन्होंने सिलेबस में। बट एक्चुअली जब हम 11th-12th में, अगर जो आप देख रहे हैं, किसी ने अगर IIT की जैसे कोचिंग करी हो 11th-12th टाइम में, तो वहाँ पर अलग अलग 2 चैप्टर होते थे, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। और अगर कोचिंग नहीं भी करी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप बना देंगे गेट में। तो फिर टेलर सीरीज हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ से डिफरेंशिएशन का यूज मतलब स्टार्ट होगा, या आप कह सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका फर्स्ट चैप्टर हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। देन मैक्सिमा मिनिमा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर मल्टीपल इंटीग्रल, इसमें 3 तरह के इंटीग्रल हम देखेंगे, आपको पता होगा,
मल्टीपल इंटीग्रल में देखिए लाइन इंटीग्रल नाम सुना होगा, सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल सिंपल एक ही इंटीग्रेशन साइन, फिर सरफेस में 2 साइन, वॉल्यूम में 3 इंटीग्रेशन के साइन आते हैं, तो मल्टीपल इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं, उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय रिवॉल्यूशन, जैसे कोई भी मैंने एक कर्व बना दिया, लेट सपोज ये कर्व बना दिया, तो इस कर्व को अगर मैं रिवॉल्व कर दूं तो 3D में जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो उस रिवॉल्यूशन से क्या वॉल्यूम जनरेट होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो भी हम मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो इसका एक मतलब रिजल्ट है, तो हम देखेंगे बाद में जब हम डिस्कस करेंगे। अभी तो ये एक टॉपिक इसमें ऐड हो जाता है। तो ये कंप्लीट एकदम मैक्सिमम सिलेबस है कैलकुलस का गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार देख लीजिए पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक एकदम डिटेल में मैं बात करते जाऊंगा, और वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे हम, एकदम इतना मतलब कॉम्पैक्ट वीडियो रखेंगे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। 1-1 घंटे के लेक्चर नहीं रखने वाले हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। चाहे लेक्चर 1-2 ज़्यादा हो सकते हैं बिल्कुल, बट कॉन्सेप्ट हम कोई भी मिस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल आप बने रहिए साथ में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो पहला यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। उससे पहले एक बात और, कैलकुलस का जो वेटेज है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है। तो मेरा टारगेट क्या है कि आपको अगर 3 आए, 3 नंबर का मार्क्स का अगर एग्जाम में आया तो आपके 3 पक्के, 4 का आया तो आपके 4 पक्के। ये टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं। तो और ये चैप्टर ऐसा है कि ये इसका यूज भी कई जगह होना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। डेफिनेशन है फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? ए रिलेशन एफ ए टू बी एक रिलेशन है, इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट ए, यहां से रिलेट कर रहा हूं ए और बी को, ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन द सेकेंड सेट बी, ठीक है। ये पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता है, कई बार ऐसा हो जाता है स्टार्टिंग में, पढ़ के कुछ नहीं हो रहा है इसमें। लेकिन अब इस फिगर को देखिए, अब यहां से डिस्कस अब हम बात करते हैं। क्या करते हैं कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, इनमें एक रिलेशन है जिसको एफ नाम दिया गया है। ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है। एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, जैसा कि यहाँ पे है, इस एलिमेंट का रिलेशन यहाँ, फिर यहाँ, इसका इधर और इसका यहाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस आप सुनते जाइए, आगे और डिटेल में बात करेंगे हम। तो ये एक फंक्शन हुआ, ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब यहाँ क्या है, ये जो एलिमेंट है सेट ए का, उसका रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से है, और सेट ए के 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक ही एलिमेंट से रिलेशन है सेट बी में, सेम से ही, इसका भी उसी से और इसका भी उसी एलिमेंट से, और इसका, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा। इसको बोलते हैं एक्चुअली मैनी टू वन फंक्शन। ये मैपिंग भी करेक्ट है, मैनी टू वन फंक्शन, है ना। मैनी टू वन फंक्शन ये भी एक तरह का फंक्शन है। यानी कि मैनी टू वन फंक्शन क्या मतलब, जैसे एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर बी में है तो उनका रिलेशन इधर हो सकता है, लेकिन अब तीसरे सेट से आपको और क्लियर होगा। तीसरे सेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन क्या है, एक ही सेट का यहाँ भी रिलेशन है और यहाँ भी है, बी के 2 अलग अलग सेट के। तो ये नहीं होना चाहिए, वही लिखा है डेफिनेशन में। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो ये देखिए, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ठीक। अब मैंने आपको ये सब बात क्यों बताई, ठीक है, इसके पीछे क्या मतलब क्या रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर किसी दिन एग्जाम में इन्हीं फिगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली कर पाएंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। कई बार किसी ब्रांच में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह हो गया, उन्हें फिगर वगैरह ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं,
तो इस टाइप का क्वेश्चन फंक्शन पहचानने को बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये बता दिया। लेकिन अगर कोई आपसे एक नॉर्मल व्यक्ति पूछेगा कि फंक्शन क्या है, तो क्या फिगर बनाते फिरेंगे क्या वहाँ पे? ऐसा थोड़ी है। तो हम क्या सीखने वाले हैं कि सच में अगर फंक्शन को पहचाने कैसे, कि कोई कर्व की इक्वेशन दे दी तो ये ना तो ये गोला बनना है ना कुछ होना है, तो हम बात कर रहे हैं उसकी। तो देखते हैं क्या है, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ क्या है फंक्शन। देखिए फंक्शन में क्या होता है, कोई भी आपको मैंने कर्व दे दिया, कोई भी कर्व दे दिया, उस कर्व में जैसे आपको मैंने एक कर्व दिया y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, बहुत लोग जानते होंगे इस कर्व को, बहुत ही फ्रेंडली कर्व है, एक तो हम लोग बहुत यूज करते हैं इसको। ये एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको, ठीक, अपवर्ड पैराबोला, सुनते जाइए ध्यान से, एकदम क्लियर हो जाएगा। अपवर्ड पैराबोला, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए एक और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये भी एक जाना माना पैराबोला ही है। फिर से एक फिगर, ठीक है, चलिए ये फिगर होता है इसका, ये फिगर होता है। अब देखते हैं कि इनमें से क्या फंक्शन है और क्या नहीं है। मैं यहां से समझाऊंगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि अगर एक x की वैल्यू के लिए मुझे एक ही y की वैल्यू मिले तो वो इक्वेशन ऑफ कर्व फंक्शन होगा, ठीक है। क्या बोला मैं कि एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू मिलेगी तो क्या होगा, वो इक्वेशन फंक्शन होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू मिलती है, इस कर्व में दिख रही होगी। इधर x की वैल्यू लूंगा तो ये मिलेगी, ठीक है। तो एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू मिलती है, ठीक है। यहां देखिए, एक x की वैल्यू ले लिया आपने, ये पॉइंट ले लिया x का, तो देखिए यहां पर भी y की वैल्यू मिलने वाली है और यहां पर भी y की वैल्यू मिलने वाली है, तो दो वैल्यू मिल जाएंगी एक x की वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। शायद आपको बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बट ये फंक्शन नहीं, ये कर्व है, फंक्शन नहीं होता, ठीक। आई होप कि आपको कुछ एक छोटा सा पॉइंट नया जानने को मिला होगा इसमें। ये फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन होता है जबकि, ठीक, इस डेफिनेशन से यही होती फंक्शन की डेफिनेशन। अब दूसरा पॉइंट कि चलिए ठीक है ये हो गया। अब हमें फिगर दिया है तो हम कैसे डायरेक्टली मतलब देखेंगे उसको, फिगर से भी देख सकते हैं, इक्वेशन से भी देख सकते हैं। जैसे सर्कल की इक्वेशन हो गई, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, सर्कल की इक्वेशन सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का मतलब है सर्कल बनता है, सर्कल बनता है ओरिजिन पे, रेडियस होती है आर, मतलब ये रहा सर्कल, ठीक। अगर ये सर्कल है तो ये इसका ओरिजिन हो गया, ठीक, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल 0,0, ये सी फॉर सेंटर, और रेडियस जो होगा वो आपका आर मान लीजिए, ठीक है। सर्कल प्रॉपर नहीं बट चलेगा, ये आर हो गया रेडियस इसका। तो इसमें भी किसी भी x के लिए हमेशा y की दो वैल्यू मिलती है सर्कल में, ये भी फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, फंक्शन नहीं होता है सर्कल, कर्व होता है, फंक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपको डायरेक्टली चेक करना है तो एक सिंपल सा मैं कंक्लूजन देता हूं यहां पर कि अगर आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, कर्व को काटते हुए जाना चाहिए, कर्व को कट करते हुए जाना चाहिए y एक्सिस के पैरेलल। y एक्सिस ये होता है, ये वाला है ना, इसके पैरेलल लाइन डालिए और अगर एक जगह कट कर जाए तो फंक्शन है, एक से ज़्यादा जगह कट कर जाए, 2 जगह 3 जगह 4 जगह कितने भी जगह, तो फंक्शन नहीं होगा। सिंपल, देखिए कैसे, ये मैंने लाइन बनाई, पैरेलल लाइन कहीं भी बना लीजिए, कर्व पे एक ही जगह कट करेगा चलेगा। ये देखिए ये 2 जगह कट कर गया, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2 जगह कट कर गया मतलब ये फंक्शन नहीं है। सेम सर्कल का केस है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन बनाओ जहाँ कर्व होता हो और 2 जगह कट कर गया। अब ऐसे नहीं करना कि ये देखिए जैसे सर ये हो गया, एक पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है ना। मतलब कई लोग ऐसे सोच सकते हैं ना कि टेंजेंट बना दिया और इस पॉइंट पे कर दिया, देखिए एक ही पॉइंट पे हो रहा है, उसको तो फंक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या डिसाइड कर सकते हैं, उससे देखेंगे हम, ठीक है, मैक्सिमम कितना पॉइंट पे वो कट कर सकता है,
तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये है फंक्शन, इसके आगे और बात करने वाले हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी फंक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला मैं ले रहा हूँ सिंपल सा इवन फंक्शन। ये आपको पता है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बस मेन पॉइंट की बात करेंगे। ऐसा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन में कंडीशन कुछ नहीं है। फंक्शन देखिए, अगर आप x को -x से रिप्लेस करेंगे किसी फंक्शन में और वापस f(x) मिल जाए तो फंक्शन इवन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इवन फंक्शन यानी cos x हो गया, x² हो गया, x⁴, x के जितने भी मतलब इवन पावर होंगे, cos x की इवन फंक्शन है और एटसेट्रा ये हो गया। ठीक है, इवन फंक्शन हो गया। फिर ऑड फंक्शन की बात कर लेते हैं। ऑड फंक्शन में क्या है? ऑड फंक्शन भी सिंपल ही हो गया, f ऑफ -x इक्वल्स टू -f(x). ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? sin x, x टू द पावर 3, x⁵, ऑड पावर ऑफ x, ऑड पावर ऑफ x। तो जो भी फंक्शन इसको प्रूफ करें वो हो जाएगा इवन या ऑड। ठीक है, अब इनका अलजेब्रा आता है कई बार कि इवन प्लस इवन क्या होगा, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन इंटू इवन क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दो एग्जाम्पल कोई भी याद रख लीजिए, x² और x³ आपने याद रख लिए तो सारे आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट यहाँ से निकाल देंगे। x² और x³, अगर मैंने बोला इवन इंटू ऑड निकालना है, क्या निकलेगा? इवन इंटू ऑड। तो इवन आपने ये एग्जाम्पल याद कर लिया है और ऑड आपको ये ध्यान है, तो मल्टीप्लाई करिए, x⁵ बनेगा, x² इंटू x⁵, तो हो गया x⁵। ऑड फंक्शन होता है, ऑड पावर ऑफ x, तो ऑड फंक्शन होता है। बोले इवन इंटू ऑड करेंगे तो ऑड फंक्शन आएगा। तो अलजेब्रा आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दो एग्जाम्पल याद रखिए। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो उनका होता है वो आप कर सकते हैं। इसमें इवन हो गया, ऑड हो गया। अब इसमें जो मेन पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ इवन ऑड में, उसकी बात करते हैं कि किसी भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, ये रिजल्ट होता है ऑड फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। ठीक, करके देखते हैं। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या होता है? d/dx किया तो 2x आया और 2x एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, 2x 2 कांस्टेंट है, x की बात कर रहा हूँ, यहाँ x की पावर ऑड है ना, यहाँ x एटसेट्रा, तो ये ऑड हो गया। फिर इसी तरीके से क्या होगा, इंटीग्रल करेंगे अगर अपन इवन का तब भी ऑड आ जाएगा, इंटीग्रल करेंगे तब भी ऑड आ जाएगा। फिर इसका अपोजिट भी ट्रू है, डेरिवेटिव ऑफ ऑड करोगे तो इवन आ जाएगा। ठीक, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट आपने देख लिया, अब डेरिवेटिव ऑफ इंटरचेंज भी करेंगे तो वो भी सही है। डेरिवेटिव ऑफ ऑड करेंगे तो इवन आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। बिल्कुल कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे साइन एक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ऑड का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, कॉस एक्स इवन होता है, ये इवन है और ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड का डेरिवेटिव क्या होता है? इवन होता है। आप इसका इंटीग्रल भी कीजिए, साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स आएगा, तो ऑड का इंटीग्रल भी इवन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट एक आपने देख लिया, बाकी आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं रिजल्ट। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है फंक्शन का वो मैं ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट, कई लोग ने सुना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कम आता है गेट में, बट जिस दिन आ गया उस दिन तो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन ही बनेगा। फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर समझाता हूँ उसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है y इज इक्वल्स टू f(x). ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा f(x) का जो नंबर यानी कि y इक्वल्स टू जो फंक्शन है x का, उसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू आएगी इंटीजर में आती है, वो n आएगी। ठीक है, n कोई नंबर है, n आएगी, वो कब आएगी? जब x जो होगा वो इन बिटवीन n to n+1 होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब इसको अपन समझते हैं पहले। ये तो चलिए ठीक है, मैंने लिख दिया कि फंक्शन जो होगा वो n होगा n to n+1 में। तो इसको समझते कैसे? इसके ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ क्या कहता है उसको देखते हैं पहले। ग्राफ क्या कहता है? देखिए ऐसे मैंने एक्सिस बनाया,
ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, फिर उसका मैं मीनिंग समझाऊंगा आपको। यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया f ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है आंसर जो भी होता है इंटीजर में ही आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बना लिया जैसे 0 एक्सिस, ये हो गया 1 पॉइंट और ये 2 और ये 3, इधर भी बना लिया ना 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, है ना। इस साइड आपको मिलेंगे माइनस में -1, -2, -3 और ये y एक्सिस पे -1, -2, -3। अब होता क्या है कि हमें जो बोला गया है कि x से x जो होगा वो n से n+1 में होगा। आप क्या कीजिए, n को 0 रख दीजिए, 0। अब n को आपने 0 रखा तो ये हुआ 0 to 1, n को क्या रखा 0, यानी कि 0 होगा इस कंडीशन में। जो फंक्शन है वो 0 होगा 0 to 1 में, 0 to 1 में। x की रेंज है 0 से 2, y की वैल्यू आ रही है 0। x की रेंज है 0 से 1, 2 बोला क्या मैं, सॉरी 1, 0 से 1 x की रेंज है, जिस पर y जो है वो 0 है। मतलब कैसे बनाएंगे इसको, ये ऐसे बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए इधर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ इक्वलिटी लिख रहा हूँ, ठीक, एक साइड लिख रहा हूँ एक साइड नहीं लिख रहा हूँ, रीजन बताते हैं। अगर x n इक्वल टू 0 ही हो गया तब भी आंसर 0 ही आता है, बट अगर इक्वल टू 1 हो गया तब आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई और यहाँ पर लगाई है। तो मैं इसको ना एक ओपन सर्कल से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। ओपन सर्कल का मतलब होता है हमेशा ग्राफ में कि वो वैल्यू एक्सक्लूडेड है, वो वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओपन सर्कल का मतलब ये हुआ। आगे बढ़ते हैं 1 से 2 की बात करते हैं। 1 से 2 मैं n को रखता हूँ 1, n आपने 1 रख दिया और लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। 1 से 2 में n को क्या रखा है 1, तो n वैल्यू होती है ना, n रखा 1, यानी आंसर जो होगा वो 1 आएगा 1 से लेकर 2 में, ठीक है। और 2 एक्सक्लूडेड है, तो 1 से लेकर 2 में, 1 से लेकर 2 में 1, 1 ये है ना, देखिए यहाँ पे चलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और 1 से लेकर 2 तक जाएगा, ठीक, ये 2 तक। 2 पे आपने क्या कर दिया, ओपन सर्कल। आप चाहें यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ये ठीक है, मतलब समझने के लिए बस। ये ओपन सर्कल मतलब ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं है 2। फिर आगे आप जाएंगे सिमिलरली इसी तरीके से, तो ये आएगा 2 पर आएगा फाइनल अगला वैल्यू 2 से 3 तक इस टाइप का। तो आपने अब आप शायद कर पा रहे होंगे। कंक्लूज़न क्या आ सकता है, देखिए कि ये इस टाइप से फंक्शन बनता है, ठीक है। अब निगेटिव में अब आपको सोचना है, कंक्लूज़न आपको ड्रॉ करना है कि निगेटिव में क्या आता होगा, ठीक है। मैं बना रहा हूं निगेटिव में, ये देखिए आप चेक करके देखिएगा सही आता है कि मैंने क्या लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। आप चेक करें, ठीक है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल ही है। निगेटिव वैल्यू रख दो, -1 रख दो, तो -1 जैसे ही आपने रखा तो ये आ गया आपका x to 0, ठीक है। और यहाँ पर -1 से 0 में वैल्यू आएगी -1, n को -1 रखा ना यहाँ पर, -1 यहाँ तो -1 यहाँ, तो -1 आई वैल्यू। तो देखिए -1 आई वैल्यू, और क्या किया मैंने, -1 पर x y की वैल्यू -1 है, तो ये -1 की एकदम बिल्कुल इसके यहाँ पे लिखा, और -1 से 0 तक की बात हो रही है, तो -1 से 0 तक की बात मैं कर रहा हूँ, यानी यहाँ मैंने ये गलत बना दिया, ठीक है। -1 से 0 तक की बात चल रही है, तो ये क्या बनेगा फंक्शन ऐसा, और क्या इंक्लूड नहीं है 0, तो ये 0 पे ओपन सर्कल, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या चीज़ है। बस डेफिनेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन जिसको समझ में आ गई वो आराम से इसको बना सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद आगे बात करते हैं हम एब्सोल्यूट फंक्शन की। चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। तो नेक्स्ट लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे समझेंगे हम। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल ले रहा हूँ और इसका हम ग्राफ बनाएंगे और इसको समझेंगे कि होता क्या है, मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं। तो मॉड को ब्रेक करना मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में ये है
एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स, मॉड ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, एक्स, एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, ठीक, एक्स पॉजिटिव होगा तो ये आएगा, और एफ ऑफ एक्स विल बी माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स आएगा, ठीक। ओवरऑल दोनों का मतलब एक्स नेगेटिव रखा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए तो मतलब पॉजिटिव तो है ही, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है, सही है। अब बात करते हैं इसके कर्व की। तो कर्व क्या है, जब भी आपको इस टाइप का कर्व अगर कभी बनाना पड़े, सबसे ज़्यादा कर्व स्केचिंग का यूज़ ना सिग्नल सिस्टम में होगा। सिग्नल जब हम पढ़ेंगे तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल का जो एकदम इंट्रोडक्शन है हमारा, पूरा इस पे बेस्ड है, कर्व स्केचिंग पे, पूरा कर्व स्केचिंग। मैं उसके लिए आपको एक बुक भी सजेस्ट कर सकता हूँ वैसे, तो बुक की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हो गया मॉड एक्स, तो आपको करना क्या है, y इक्वल्स टू एक्स ड्रॉ करना है, मॉड हटा दीजिए, भूल जाइए कुछ समय के लिए, y इक्वल्स टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है, ठीक है, विथ स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है अभी। अब होगा क्या कि जो डेफिनेशन है, अब मैंने इस पर मॉड लगाया, मॉड का मतलब क्या हुआ कि जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, यानी एक्स, जो भी आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए हमेशा। मतलब तो यही हुआ ना यार, y इक्वल्स टू मॉड एक्स मतलब क्या, कि मॉड मतलब पॉजिटिव हमेशा, तो y ही मॉड है तो मतलब y पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो y पॉजिटिव कहाँ होता है, ये पोर्शन होता है y पॉजिटिव पूरा, चाहे फिर वो x पॉजिटिव हो x नेगेटिव हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये जो लाइन है ना, ये बताती है पॉजिटिव को, y पॉजिटिव को, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हुआ क्या कि अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, मतलब सिर्फ एक्स पॉजिटिव, कंडीशन ये है, मतलब मैं यहां से ये यूज कर सकता हूं, इधर साइड वो एक्स है, एक्स मतलब ये ऐसा कुछ, ये लाइन हो गया, एक्स पॉजिटिव की बात कर रहा हूं ना, इधर तो आ ही नहीं रहा है। और एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स है फॉर एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 यहां होता है, यानी निगेटिव ऑफ एक्स, ये निगेटिव एक्स इधर होता है ना, ये आपको पता है, पॉजिटिव एक्स अगर मैं यहां बना रहा हूं पॉजिटिव एक्स, तो ये निगेटिव एक्स होता है, चलिए ये y होता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव y, और ये निगेटिव y, चलिए। तो अब वो कह रहा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स बना दो, तो माइनस एक्स अब क्या होगा, माइनस एक्स का कर्व, यानी कि x को आप निगेटिव रखेंगे तो x को सिर्फ निगेटिव रखना है, निगेटिव वैल्यू मतलब जैसे आपने -1 रख दिया, -1 रख दिया x की जगह पे, तो आंसर क्या आया, माइनस माइनस प्लस, +1 आ गया, तो x को -1 रखने पर y भी क्या आ रहा है, +1 ही आ रहा है, देखिए, तो ये पॉइंट से पास होगा। और x लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, और ले लीजिए आप नंबर, तो ये पॉइंट आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा कर्व आएगा, यानी कि एक लाइन आएगी, ये भी स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म है, बट इसका स्लोप ना 135 डिग्री होगा। अलग से अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको तो ऐसी लाइन होगी, ये 135 डिग्री एंगल होगा, है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम स्लोप देखते हैं ना, एंगल, तो यहाँ पर आते हैं तो ये ऐसा बनेगा, तो ये बन गया, देखिए y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ, यही होता है वी शेप कर्व जो है वो y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ही ग्राफ होता है। इसकी ज़रूरत आपको उसमें भी पड़ सकती है, किसमें, जब एरिया बाउंडेड रीजन हम पढ़ते हैं, एक्चुअली इसको एरिया बाउंडेड नहीं, मल्टीपल इंटीग्रल में यूज़ होता है, जब कर्व की इक्वेशन का बीच का कुछ एरिया निकालना होता है तो मॉड का ग्राफ वहाँ भी यूज़ करवा सकते हैं वो लोग, नेक्स्ट लेवल की बात हो गई है। तो ये हो गया वी शेप कर्व y इक्वल्स टू मॉड एक्स का, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब डायरेक्टली अगर कोई बनाना चाहे तो कुछ नहीं करना है, y पॉजिटिव रखना है, तो ये जो पोर्शन होता है, ये y नेगेटिव का पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हटाइए, ठीक है, और इसका मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस, ये बस खत्म, बन गया y इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। अब इस मॉड एक्स के बाद क्या होता है, अगर मैं ये कहता y इक्वल्स टू मॉड एक्स +- k, किसी एक वैल्यू से अप एंड डाउन शिफ्ट किया,
तो मॉड के बाहर अगर कोई शिफ्टिंग हो रही है प्लस माइनस के, तो उस ग्राफ को अप एंड डाउन यानी वाई एक्सिस पे रोल करेगा, वो वाई एक्सिस पे शिफ्टिंग होती है फिर उसकी, ये इसका मतलब ये हुआ। और अगर ऐसा लिखा होता मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस के मॉड के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, मॉड को हटाना है, सबसे पहला स्टेप मॉड को हटाइए, मॉड को हटा के एक्स माइनस के बचा या एक्स प्लस के बचा उसको ड्रॉ करना है, फिर निगेटिव पोर्शन जो भी वाई का आ रहा है उसको हटा के मिरर इमेज लेके बना देना आंसर। तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, बस इतना ही पड़ती है। इसके बाद डिटेल में तो फिर सिग्नल में आएगा, तब तो हम बात करेंगे बहुत सारी इसके बारे में, बट मेन ये है कि अभी इतना ही है बेसिक्स में, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, और उसके बाद ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया आपके पास, और फिर ये जो हमने अभी पढ़ा क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट फंक्शन। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको, कुछ पॉइंट आपको ज़रूर इसमें एक्स्ट्रा ज़रूर मिला होगा। जो भी पॉइंट अगर आपने गेन किया प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं प्लीज़, है ना। और इसके आगे जो नया चैप्टर होगा वो होगा लिमिट्स की बात करेंगे फिर हम, ये बेसिक्स यहाँ पे ओवर होता है, लिमिट्स की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा लिमिट्स, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि क्या है जो भी अपडेट आने वाले हैं वो आपको सारे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो हम मिलते हैं लिमिट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।